Hello everyone, in this video I will start with the election of the president. So let's begin with it. The first article which I will introduce in the lecture for the election of the president is Article 54. Article 54 क्या कहता है? Article 54 पूछता है who elects the president? Who elects the president? And Article 55 Article 55 कहता है what is the manner of the election? Manner of election की बात करता है प्रेसिडेंट को. दोनों आर्टिकल बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस की बातें कर रहा है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के. सो पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि रीज़न फॉर वाई प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड इवन दो इट इज़ नॉमिनल हेड. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर सीरीज़ में देखा कि प्रेसिडेंट तो सिर्फ एक नॉमिनल हेड है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है. द रियल पावर लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर. सो फिर भी क्या रीज़न है ऐसा कि प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड? उसको हम नॉमिनेट भी कर सकते थे, अपॉइंट कर सकते थे डायरेक्ट. ऐसा इलेक्शंस क्यों कराए जा रहे हैं? सो अगर राइट डाउन तो आप साथ साथ लिख सकते हैं नोट्स में अपने सब कुछ. रीज़न वाई प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड. बेसिक सा क्वेश्चन है. द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड एज इंडिया इज़ अ रिपब्लिक. एज पर द प्रीएम्बल आपने देखा होगा, प्रीएम्बल में भी वर्ड आता है रिपब्लिक. तो इंडिया एक गणतंत्र है एंड इन अ रिपब्लिक द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड. सो जो हेड ऑफ स्टेट होगा रिपब्लिक में वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा. तो ये रीज़न है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली नॉमिनेटिंग हिम और अपॉइंटिंग हिम डायरेक्टली. देयर इज़ इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट. सो हमने आर्टिकल 54 देखा था हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट. सो आई विल ओपन अप विद दिस आर्टिकल नाउ. आर्टिकल 54. एज पर आर्टिकल 54 द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय कौन कौन इलेक्ट करता है. आर्टिकल 54 इसके बारे में ओपन अप करता है. सो नंबर वन इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. अब फोकस करना इस वर्ड पे इलेक्टेड. यहाँ पे नॉमिनेटेड की बात नहीं हुई है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर इन्वॉल्व इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. नंबर टू इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. स्टेट्स. साथ साथ आप नोट डाउन कर सकते हैं सारे पॉइंट्स अपने नोट्स में. सो elected members of legislative assembly of elected members of legislative assembly of Delhi, Puducherry and J&K. These are the only 3 union territories के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है. सो इनके भी इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. सो आप जब इन 3 पॉइंट को देखते हो आपको एक बात समझ में आएगी कि प्रेसिडेंट की जो इलेक्शंस है वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस है. इन पॉइंट से ये वो क्लियर होगा क्योंकि प्रेसिडेंट को डायरेक्टली जनता, भारत की जनता इलेक्ट नहीं कर रही है. इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं. पहले इंडियंस दे चूज देयर MP एंड MLA. ये लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे हैं. सो प्रेसिडेंट इलेक्शन देयरफॉर प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड.
indirectly elected. Okay, write a note regarding these union territories. I will give you a note it down with me. Delhi and Puducherry, Delhi and Puducherry have been participating post the enactment of 70th Constitutional Amendment Act 1992. So they are participating post the enactment of 70th Constitutional Amendment that is done in the 1992. And J&K earlier participated as state. Earlier participated as a state, but now shall participate as a union territory. This is done post shall participate. This is done post J&K Reorganization Act, which was brought in 2019. 2019 के में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब लेके आया गया जम्मू कश्मीर का, जब वो राज्य से उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया, उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर इज पार्टिसिपेटिंग एज एन यूटी इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके, नाउ मूविंग अहेड. अब हम हाउसेस को देखते हैं, समझते हैं कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कौन लोग नहीं पार्टिसिपेट करते. सो इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. सो आई विल मूव फर्दर विद द कंपोजिशन ऑफ द हाउसेस. Composition of houses. Okay, composition of houses. Number one is parliament. Parliament is Lok Sabha and Rajya Sabha. First I will open with Lok Sabha, then I will move ahead with the Rajya Sabha. Lok Sabha 543 members plus 2 nominated members, and Rajya Sabha 233 members plus 12 nominated members. So you have to focus on this point. In the election these nominated members will not participate. मैंने आपको ऊपर भी इसके बारे में स्पेसिफाई किया था जब मैं आर्टिकल 54 को ओपन अप किया. दैट एज पर आर्टिकल 54 द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ओनली. इलेक्टेड मेंबर्स, तो यहाँ पर भी वही सिनारियो है कि दीज नॉमिनेटेड मेंबर्स विल नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके, दे विल not participate. Moving ahead. I will that first we have seen the parliament. Now we will see this legislative assembly. States, legislative assembly of states. So who will participate in the election of the president from the states? All elected members, all elected will participate. Plus some states have these Anglo-Indian some nominated seats. So for example there is one extra seat in Telangana and Karnataka. Okay, so
I will open up, give me a second. First I write down all these points. Legislative Assembly of all the states, वहाँ से सिर्फ all elected members will participate. These nominated members will not participate. Okay. Then Legislative Assembly of Delhi, all elected members will participate. Legislative Assembly of Puducherry, 30 members plus 3 nominated members of J&K, not decided. So these nominated seats, these nominated members will not participate in the election of the president because they are nominated members. Okay, not participate. They will not participate in the election. Then third is, first we have seen parliament, composition of the houses from parliament में कौन कौन participate करेगा election में, कौन नहीं. Then we have seen legislative assembly. Then third comes the legislative council. Legislative council. Entire legislative council will not participate in presidential elections. They will not participate. And what is the reason? Because it is a non-uniform feature. कुछ स्टेट्स में सिर्फ 6 ऐसे स्टेट हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अदर और स्टेट में कहीं भी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है. सो इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म फीचर. प्लस life of legislative council is in the hands of the parliament. It can abolish and create legislative council anytime. तो कोई पॉइंट नहीं बनता है इनका पार्टिसिपेट करने का इलेक्शन में. तो दे आर आउट ऑफ द इलेक्शन कम्प्लीटली. एंड कौन सी वो 6 स्टेट्स है जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ. स्टेट्स विद लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 is Maharashtra, number 4 Karnataka, number 5 Andhra Pradesh, and number 6 is Telangana. These are the 6 states जहाँ पर legislative council exist करती है. Now moving ahead, now I will open up with the article 55. Article 55 किस बारे में बात करता है? What is the manner of the election of the president? Manner of election. Now we will open up with the manner of the election. Okay. First I will write down the article 55. क्या कहता है? Then I will explain. Article 55 says, as per Article 55, the manner of the election. The manner of the election is proportional representation. Proportional representation. स्पेसिफाई कर रहा है कि व्हाट इज द मैनर ऑफ द इलेक्शन. बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. Single transferable vote, underline this, and the voting is by secret ballot.
आर्टिकल 55 क्लियरली मेंशन कर रहा है कि जो मैनर होगा इलेक्शन का दैट इज़ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट. What does secret ballot means? Means when the vote is confidential. You can mention it over here. Secret ballot means when vote is confidential. So moving ahead, let me mention कि proportional representation से और कौन से elections होते हैं, आप साथ साथ नोट डाउन कर सकते हो. The following elections are by proportional representation plus single transferable vote. Number 1, vice president. Number 2, राज्य सभा. Number 3, लेजिस्लेटिव काउंसिल. ये तीनों ही इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से किए जाते हैं. सो फर्स्ट आई विल ओपन अप ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वर्सेस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. दीज आर द टू मैनर ऑफ द इलेक्शन जिनसे कराया जाता है. एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है एंड सेकंड वन इज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. सो लेट मी राइट डाउन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. एक ये मेथड है इलेक्शन को कराने का, ठीक है. फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. दोनों में डिफरेंस क्या है पहले वो देख लेते हैं. ठीक है, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसमें मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है. तो आप फर्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिए कि मेजॉरिटी रिक्वायर्ड. एक्सप्लेन करूँगा, आप साथ साथ लिखते जाइए. इसमें कोटा सेट होता है जिसको क्लियर करके ही मतलब जो कैंडिडेट है वो जीतेगा इलेक्शन को. तो क्या होगा, मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होगी. व्हाट इज कोटा? दैट इज, देखिए साथ में, गिव मी अ सेकंड. So quota is least number of votes that represent the majority. So quota को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आया, राइट इट डाउन. quota, the total number of valid votes upon number of vacancies plus 1 bracket plus 1. This is the formula to calculate the quota. इसके बारे में हम अभी आगे और देखेंगे. सो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं. तो मैंने यहाँ पे लिखा था फर्स्ट पॉइंट दैट मेजॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड. फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में मेजॉरिटी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, नो मेजॉरिटी रिक्वायर्ड. एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ उसको. सपोज देयर आर 4 कैंडिडेट्स ए बी सी एंड डी. ओके, ए को मिला 35 वोट्स, बी को 25, सी को 22 एंड डी को 18. सो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वोट मिला है ए को. सो इट डजेंट मैटर कि उसके पास मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स है नहीं है, इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है. फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी अगर मतलब मेजॉरिटी मान लो 51 पे होती, लेकिन इसके पास 35 वोट होने के बाद भी ये विनर है. लेकिन यहाँ पे कोटा सिस्टम में दैट इज़ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में एक मान लो कोटा की एक कोटा वैल्यू निकल गई 51. तो जब तक एक कैंडिडेट की जो वोट है टोटल उसको
51 नहीं मिलेगी तब तक वो विनर नहीं बनेगा। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये एंड फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ये डिफरेंस है। यहाँ पे मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में इलेक्शन जीतने के लिए। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में नो मेजॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड। आपके पास सबसे ज़्यादा वोट होने चाहिए। इट डजेंट मैटर कि वो कितनी वोट है, अगर 4 कैंडिडेट में आपकी वोट सबसे ज़्यादा है तो आप विनर हो। ठीक है, सो बेसिकली विनर इज़ द वन हु गॉट्स मैक्सिमम ऑफ द वोट्स। ओके, नाउ विल सी वैल्यू ऑफ वोट। वैल्यू ऑफ वोट। अब इलेक्शन में वोट्स की वैल्यू कैसे और क्या होती है प्रेसिडेंट इलेक्शन में, क्योंकि एमपी भी वोट करेंगे, एमएलए भी वोट करेंगे। क्या सबकी वोटिंग वैल्यू सेम है? क्या हर वोट की, अगर एक एमएलए वोट करता है एक एमपी वोट करता है, दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है? ये क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। साथ में आप लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, वोट वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपी इज़ मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए। देखिए, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपी is more than the value of vote of MLA. Value of vote of MP is more than the value of vote of MLA. ब्रैकेट में लिख लीजिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए वेरीज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अगर यूपी के एक कोई एमएलए है, उसकी वोट की वैल्यू आंध्र प्रदेश के एमएलए की वोट की वैल्यू से डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताई ये बात, साथ में की वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए वेरीज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। सो सबकी वोट वैल्यू सेम नहीं होगी। आर्टिकल 55 जो है, इट हैज़ टू प्रिंसिपल। टू प्रिंसिपल्स। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी। and other one is principle of यूनिफॉर्मिटी। अभी है क्या प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी, क्या कहता है? सिमिलैरिटी इन रिप्रेजेंटेशन बिटवीन एमपी एंड एमएलए। राइट इट डाउन, सिमिलैरिटी इन रिप्रेजेंटेशन, सिमिलैरिटी इन रिप्रेजेंटेशन बिटवीन एमपी एंड एमएलए। आप लिखते जाइए, आई विल एक्सप्लेन इट। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या कहता है? सिमिलैरिटी इन रिप्रेजेंटेशन between MLAs from states। ओके, सो फॉर्मूला फॉर प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, अगर हम यहाँ पर देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी में, देयर इज अ फॉर्मूला गिवन। फॉर्मूला फॉर प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी वो क्या है? फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन 1971 सेंसस
अपॉन नंबर ऑफ elected MLAs into 1 upon 1000 and formula for principle of parity total vote value of MPs is equals to total vote value of MLAs। तभी तो पैरिटी आएगी अगर जब दोनों की वोट वैल्यूज इक्वल हो, जितने भी सांसद हैं सबकी मिला के और जितने भी स्टेट के MLAs हैं सबकी वोट वैल्यू इक्वल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिख दे रहा हूँ, आप साथ साथ लिखिए। अमंग द स्टेट द हाइएस्ट वोट वैल्यूज ऑफ MLA फ्रॉम UP इट इज़ 208 एंड मिनिमम इज ऑफ सिक्किम दैट इज 7। Write it down. Amongst the states, the highest vote value is of MLA from UP. It is 208 and minimum is of Sikkim that is 7। सो यूपी के जो MLA होगा, कोई भी विधायक होगा जो यूपी का, उसकी वोट वैल्यू इज़ 208 एंड जो सिक्किम है वहाँ के MLA की वोट वैल्यू इज़ 7 दैट इज़ लोवेस्ट इन द कंट्री। आई विल एक्सप्लेन इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से, अभी आप साथ साथ लिखते जाइए। नेक्स्ट पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ 1 MP ऑफ लोकसभा और राज्यसभा इज 708। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 MP इज 708। ये कैसे पता चला? देयर इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट। मान लो वोट वैल्यू ऑफ 1 MP इज x और टोटल नंबर ऑफ MP से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया जो कि 19495 बैठती है टोटल। तो एक MP कितनी होगी? x इंटू टोटल नंबर ऑफ MPs आर 776, 543 लोकसभा और 233 राज्यसभा, 549495 वोट वैल्यू ऑफ ऑल स्टेट एंड ड्यूटीज MLAs। ये जो वैल्यू है दिस इज द वोट वैल्यू ऑफ ऑल स्टेट एंड ड्यूटीज MLA। के MLAs की, ठीक है। तो x क्या निकल के आया जब आप पूरा कैलकुलेट करोगे? 708। वापस ऊपर चलते हैं। फॉर्मूला फॉर प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी क्या था? टोटल वोट वैल्यू ऑफ MPs इज इक्वल्स टू टोटल वोट वैल्यू ऑफ MLAs। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो 1 MP की वोट वैल्यू निकालने के लिए हमको जितने भी सब विधायक थे उनकी सबकी वोट वैल्यू ऐड करके ये निकल के आती है। तो हमने नंबर ऑफ MPs को मल्टीप्लाई किया वोट वैल्यू ऑफ 1 MP निकालने के लिए। तो जो x वैल्यू निकल के आएगी दैट इज़ वोट वैल्यू ऑफ 1 MP निकल के आएगी दैट इज 708। दिस इज वोट वैल्यू वोट 1 MP is 708। ओके, सो नाउ वी विल मूव अहेड। अभी मैंने आपको फॉर्मूला में एक चीज़ लिखवाई यहाँ पर, जब वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MLA हम देख रहे थे, पॉपुलेशन
ऑफ 1971 सेंसस लिया था हमने अपॉन नंबर ऑफ इलेक्टेड MLAs इंटू 1/1000. दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वोट वैल्यू ऑफ 1 MLA. ठीक है, ऑफ द MLA. तो तो हमने यहाँ पे 1971 सेंसस ही यूज़ किया है. दिस इज़ अ क्वेश्चन, क्यों हमने मतलब लेटेस्ट सेंसस क्यों यूज़ नहीं किया. Why 1971 population census is used to calculate what value of vote of MLA. The reason is, मतलब आप साथ साथ लिख सकते हैं, नोट को मेंशन कीजिए सब चीज़ें. Why 1971 population census is used to calculate value of vote of MLA. This is the question. ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको दैट 1971 पॉपुलेशन सेंसस नंबर्स आर यूज टू इंसेंटिवाइज द स्टेट्स, स्पेशली नॉर्थ इंडियन स्टेट, टू अडॉप्ट पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स एज द साउथ स्टेट्स हैव अडॉप्टेड सिंस 1970s. जैसे कि हमको पता है कि 1970s के बाद से बहुत तेज़ी से नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन सदर्न जो स्टेट्स थी उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को अडॉप्ट कर लिया था, तो ताकि उनको उस चीज़ का नुकसान ना हो उस वजह से. एंड उन्होंने जो अच्छा काम किया था पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ताकि उनको मोटिवेट किया जा सके, तो स्टिल वी आर यूजिंग 1971 पॉपुलेशन सेंसस, क्योंकि 1970s के बाद से बहुत डिस्पैरिटी आ गई थी, बहुत चेंजेस आ गए थे नॉर्दर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन में एंड सदर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन में. So this is the reason. And as per 84th Constitutional Amendment Act 2001 till 2026, the 1971 census numbers shall be used. तो 84th Constitutional Amendment Act 2001 में जो लाया गया वो ये कहता है कि 2026 तक 1971 सेंसस के नंबर्स को ही यूज़ किया जाएगा. यू कैन राइट इट डाउन. राइट इट दियो 1971 population census numbers are used to incentivize. It is used to incentivize the states, especially North Indian states, to adopt population control measures as the southern states have adopted since 1970s. As per 84th Constitutional Amendment Act 2001 till 2026, the 1971 census numbers shall be used. ये 84th Constitutional Amendment Act 2001 कहता है. Now counting of votes we will see, that is the application of single transferable vote कैसे होती है. We will see the application of single transferable vote. Moving ahead, काउंटिंग ऑफ वोट्स कैसे होती है इलेक्शन के अंदर प्रेसिडेंट के. दैट इज बेसिकली the application of single transferable vote. ये दिया कहाँ पे है, व्हाट इज द सोर्स फॉर द काउंटिंग ऑफ वोट्स या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की एप्लीकेशन के लिए. इट इज बेसिकली given in
प्रेसिडेंट्स इलेक्शन रूल 1974, यहाँ पे मेंशन दिस इज सोर्स. Ballot papers are used. Ballot papers are used in single transferable vote. Write it down. Ballot papers are used in single transferable votes. That is when MPs and MLAs votes, they will vote using ballot paper. What are the preferences? Preferences के बारे में क्या कहता है? Every elector shall indicate their preference also. Hence, ballot papers are used instead of EVMs. अब EVM का यूज़ इसीलिए नहीं किया जाता है प्रेसिडेंट इलेक्शन में कि हर कैंडिडेट को एक प्रेफरेंस ऑर्डर में रखा जाता है. मान लो 4 कैंडिडेट हैं A, B and C, D. तो आपको फॉर एग्जांपल A, B, C, D 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए. तो बैलेट पेपर में यू हैव टू मेंशन कि मेरे लिए P इज़ फर्स्ट प्रेफरेंस, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ. सो एवरी इलेक्टर शाल इंडिकेट, जितने भी लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, दैट इज़ एवरी इलेक्टर शाल इंडिकेट देयर प्रेफरेंसेस. उनको अपने प्रेफरेंस बतानी होगी. इसीलिए बैलेट पेपर्स का यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ EVMs. फॉर एग्जाम्पल P, C, D, second preference, first, fourth, third, then A, B, C and D, फर्स्ट प्रेफरेंस ओनली. इन्होंने कोई, इस इलेक्टर ने कोई भी अदर प्रेफरेंस नहीं डाली. एक तरीका यह सकता है A, B, C, D, ये सकता है फर्स्ट एंड सेकंड. सो तीनों ही तरीके से इलेक्टर चूज़ कर सकता है. इधर वो सारी प्रेफरेंस दे दें या वो सिर्फ एक को प्रेफरेंस दे के बाकी सबको नल छोड़ दें, मतलब कुछ भी वहाँ पे ना मेंशन करें. सो indicating first preference is mandatory and maximum number of preference is equals to number of candidates. Note it down. Indicating, आपको पहली प्रेफरेंस तो अपनी बतानी ही होगी. फर्स्ट प्रेफरेंस इज मैंडेटरी. एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स. Okay. Moving ahead, the voting happens in respective legislative assembly, that is parliament for MLA and MP. In respective legislative assembly and parliament for MLA and MP. Again, note it down. Point number 1, point number 2 and point number 3. जो भी MLAs हैं वो अपनी रेस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली में ही वोट करेंगे. MPs पार्लियामेंट में बैठ के ही वोट करेंगे. All ballot boxes are flown to Delhi, then counting starts. तो जो भी वोटिंग रेस्पेक्टिव हाउसेज में ही होगी. MLAs अपने विधान परिषद में बैठ के ही वोट डालेंगे एंड विधान ये MPs दे विल वोट इन दी सिटिंग इन द पार्लियामेंट, वो वहाँ से वोट करेंगे. ओके, राइट इट डाउन. The voting happens in respective legislative assembly, parliament for MLA and MP. अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आई विल एक्सप्लेन इट, जो भी मैंने आपको पहले पॉइंट्स लिखवाए थे. I will take an example and quota system भी I will explain you here. For example, number of candidates are 4. 4
कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. सपोज नंबर ऑफ इलेक्टर्स आर 100 एंड वैल्यू ऑफ वोट इज इक्वल्स टू 1. इलेक्टर्स की वोट की वैल्यू है 1. नाउ हाउ वी विल डिसाइड फॉर द कोटा. व्हाट इज कोटा? फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था. टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट अपॉन number of vacancies plus 1, then outside the bracket plus 1. So total number of valid votes कितनी है यहाँ पे 100. इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ रहे हैं. नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है प्रेसिडेंट के लिए? there is 1. so plus 1 will come, then plus 1 will come. 100 upon 2 plus 1 is 50. so कोटा निकल के आ गया यहाँ पे 51. whichever candidates get the least number of votes required, that is quota, that is 51, he and she shall be declared winner of the election. These are the least number of votes which is required to win the election of the president. इसको हम कोटा बोलते हैं. ठीक है, you can write it down. whichever candidate gets the least number of votes required, in bracket write down quota, that is 51, he and she shall be declared winner of the election. okay, एंड ये कोटा हो गया. इसके लिए हमने नोट्स ऊपर लिखे थे. देन आई एक्सप्लेन यू हियर विद एग्जांपल. आपको नंबर ऑफ वैकेंसी समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा. दिस इज आवर नॉर्मल फार्मूला. यहाँ पे एक लाइन है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स. इट इज़ टोटल वोट वैल्यू ऑफ इलेक्शन. इट डजंट मीन टोटल number of electors. It is the total vote value of center and state taken together. Vote value of, for example, total number of valid votes. Total number of valid votes. मैंने आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. इट इज़ द टोटल वोट वैल्यू ऑफ इलेक्शन. पूरे इलेक्शन की वोट वैल्यू टोटल कितनी है वो है ये. इट डजंट मीन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स. यहाँ पे इलेक्टर्स से वोट का मतलब नहीं है वैलिड वोट का. टोटल वोट वैल्यू कितनी है? इट इज़ टोटल वोट वैल्यू ऑफ सेंटर एंड स्टेट टेकन टुगेदर. सो वोट वैल्यू ऑफ स्टेट या यूटीज़ मैंने पीछे भी लिखा था. ये स्टेट एंड यूटीज़ की टोटल वोट वैल्यू कितनी है? दैट इज़ 549495. एंड वोट वैल्यू ऑफ एमपीज़ कितनी है? टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमपीज़ 776 इंटू 708, क्योंकि एक एमपी की वोट वैल्यू कितनी थी? 708. टोटल एम पी 776. वोट वैल्यू निकल के आएगी 549408. तो टोटल वोट वैल्यू दैट इज फॉर सेंटर प्लस स्टेट इज इक्वल्स टू 549495 प्लस 549408. so total vote value will be 1098903. this is the total vote value जिसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर. I hope things are getting clear. so moving ahead, काउंटिंग का एक एग्जांपल मैं आपको देके समझा देता हूँ किस तरह से काउंटिंग की जाती है. काउंटिंग एग्जांपल लीजिए आप. फर्स्ट राउंड है. दिस इज़ फर्स्ट राउंड काउंटिंग का प्रेसिडेंट के इलेक्शन में. दिस इज सेकंड राउंड. ए बी सी डी 45 25 20 and 10. ए बी सी डी. मान लो ए को फर्स्ट प्रेफरेंस में 45 वोट्स मिलती है, बी को 25, सी को 20 एंड डी को 10. सो डी गेट्स द लीस्ट वोट, सो कैंसिल द कैंडिडेट. इसका मतलब ही विल नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन नाउ. ये वोट कैंसिल हो गई. दिस विल गेट ट्रांसफर टू दिस पीपल. ट्रांसफर हिज वोट टू अदर कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रेफरेंसेस. दिस इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एप्लीकेशन. अब ये जो वोट है 10 वोट जो
टी कैंडिडेट को मिली थी, इनको ट्रांसफ़र कर दो अदर कैंडिडेट्स को अकॉर्डिंग टू द सेकंड प्रेफरेंसेस. ओके, सो 45 प्लस 25 प्लस 20, 7, 2 and 1. These are the transferred vote. सेकंड प्रेफरेंसेस पे जिसने जिसको रखा होगा उस हिसाब से ये वोट्स डिवाइड हो जाएगी. मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ आपको. तो हियर यू आर सीइंग दैट कि ए को सबसे ज़्यादा वोट मिल रही है क्योंकि क्लियर कोटा अचीव कर लिया है इन्हें 45+7. सो ही इज़ द विनर. सो ए इज़ द विनर. ऐसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम फंक्शन करता है क्योंकि यहाँ से वोट ट्रांसफ़र की जाती है अदर कैंडिडेट को. जिसको लिस्ट मिली उसकी वोट्स को अदर कैंडिडेट्स को दे दिया जाएगा. ऐसे ही ये फंक्शन करता रहेगा जब तक कोई क्लियर विनर ना मिल जाए, जब तक कोई कोटा को अचीव ना कर ले जो लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए. सो यू कैन नोट इट डाउन. द वैल्यू ऑफ वोट इन अ बैलेट पेपर विल वेरी फ्रॉम वन बैलेट पेपर टू अनदर. As we know, some ballot papers will belong to some MLA and others to MP. Hence, the difference will be there in its value. And same goes among the MLAs. Ballot papers of UP MLA will have high vote value than the Andhra Pradesh MP. Okay. So this is the basic thing I have explained you. Now you can note some point with me. The election shall proceed to the subsequent rounds of counting till the candidate gets the quota. जो मैंने ऊपर बोला कि जब तक जो कैंडिडेट है वो क्लियर मार्क अचीव ना कर ले, कोटा अचीव ना कर ले, तब तक ये राउंड्स जो है काउंटिंग के वो चलते रहेंगे. एंड इफ़ नो कैंडिडेट गेट्स द कोटा देन द कैंडिडेट लेफ्ट इन द एंड शैल बी डिक्लेयर्ड एज द विनर. जो आखिरी में कैंडिडेट बच जाएगा उसको विनर डिक्लेयर कर देंगे. अगर कोई कैंडिडेट कोटा नहीं अचीव कर पाता है तब उस केस में you can note it down with me. The election shall proceed to the subsequent round of counting till the candidate gets the quota. And if no candidate gets the quota, then the candidate left in the end shall be declared as winner. Okay, single transferable vote. Single means as in one round of counting we count that ballot paper once. Example, only first preference in the first round. जैसे मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया, जैसे फोर्थ जो कैंडिडेट था डी वो कम वोट्स पाने की वजह से रेस से आउट हो गया इलेक्शन की, तो उसी सिर्फ उनकी ही वोट को ट्रांसफ़र किया जाता है. ठीक है, देट उन जो बची उनकी वोट होती है, जिनको 10 वोट मिली थी उनकी वोट्स को अदर कैंडिडेट में डिवाइड कर दिया जाएगा. इसलिए इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं. एंड ट्रांसफरेबल वोट इसलिए कहते हैं एज वी ट्रांसफर द वोट ऑफ द कैंसल्ड कैंडिडेट टू द अदर्स. ओके, आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर. सो पॉलिटी में बहुत सारे सोर्स मतलब कुछ सोर्सेज होते हैं जहाँ से चीज़ें डेराइव होती है. मैं उनको मेंशन कर देता हूँ. जैसे कि मतलब कुछ भी चीज़ है, हर चीज़ का एक सोर्स है. अगर जैसे मैंने ऊपर लिखा था प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस एक्ट 1952, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन है. तो ऐसे ही हर एक चीज़
का एक सोर्स है जहाँ से वो चीज़ें डराइव हो रही है। तो आप लिख सकते हो उसको सोर्सेस इन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ देयर, लॉज, रूल्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, कन्वेंशंस, ये काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ से दे एक्ट एज ए सोर्स। कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, रूल्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, कन्वेंशंस एक्सेट्रा। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैं बार बार कुछ रेफरेंसेस यूज़ कर रहा हूँ कि दीज आर डिराइव फ्रॉम हियर। सो सब सोर्सेज है जहाँ से चीज़ें आती हैं। सो मूविंग अहेड, एज पर आर्टिकल 71 the parliament by law can regulate the election of the president and vice president, and therefore the parliament has enacted presidential and vice presidential election act 1952। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया आर्टिकल 71 के बारे में, मैं पहले लिख देता हूँ, देन वी विल मूव अहेड। आर्टिकल 71 क्या कहता है? आर्टिकल 71 कहता है कि द पार्लियामेंट बाय लॉ, द पार्लियामेंट जो है बाय लॉ, by making the law can regulate the election of the president and vice president। तो आर्टिकल 71 कहता है कि जो पार्लियामेंट है वो कानून लेके आ सकती है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो उसी क्रम में पार्लियामेंट एक एक्ट लेके आई थी जिसमें उन्होंने एक एक्ट पास किया था जिसको हम कहते थे प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952। एंड उसमें बहुत सारे पॉइंट उन्होंने मेंशन किए थे, उसको हम देखेंगे वन बाय वन। So write it down, presidential and vice presidential election act 1952 में। सो इसके अंडर काफ़ी सारी चीज़ें इलेक्शंस के बारे में बताई गई है कि किस तरह से व्हाट विल द मैनर, कंडीशन क्या होगी नॉमिनेशंस के लिए, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। सो राइट फर्स्ट पॉइंट अंडर इट। पहला पॉइंट आता है कंडीशंस फॉर नॉमिनेशन। कंडीशंस फॉर नॉमिनेशन, this came since 1974, this was added later on। तो conditions for nominations में there was point here, the nomination paper has to be subscribed by 50 electors as proposer and 50 electors as seconders। पहला पॉइंट लिखिए, the nomination paper has to be subscribed by 50 electors as proposers and 50 electors as seconders। इलेक्टर्स कौन है इलेक्शन के अंदर? आपको हमने पहले डिस्कस किया था, दे आर MLA एंड MPs, दीज आर द इलेक्टर्स। सो जो 50 प्रपोजर्स हैं, 50 सेकेंडर्स हैं, मतलब 50 MLA एंड विधायक प्रपोजर एज ए प्रपोजर चाहिए एंड 50 एज सेकेंडर्स, दे बोथ शुड बी डिफरेंट। हैज़ टोटल 100 MP एंड MLA रिक्वायर्ड टू फिल नॉमिनेशन फॉर अ प्रेसिडेंट पोस्ट ऑफ वन कैंडिडेट। तो अगर एक बंदे को, एक कैंडिडेट जिसको चुनाव लड़ना है प्रेसिडेंट बनने के लिए, he need 100 MP and MLAs to fill the nomination for president post। क्योंकि ये सब लोग डिफरेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि 50 वही MLA
एंड एमपीज को प्रपोजर्स बना दिया और उनको ही सेकेंडर्स बना दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा, दे शुड बी डिफरेंट एंड अनदर डिफरेंट 100 इलेक्टर्स विल बी रिक्वायर्ड बाय द अदर कैंडिडेट। तो एक कैंडिडेट को 100 चाहिए, अगर कोई सेकंड खड़ा होता है ही नीड अनदर 100 MP and MLAs. This point should be very much clear. So I mentioned the point A here. Now moving ahead, write down the point B. Point B say the candidate has to deposit a security amount of rupees 15,000 which shall be forfeited if the candidate doesn't secure 1/6 of the vote required to return the candidate. So कैंडिडेट को एज ए सिक्योरिटी अमाउंट 15,000 डिपॉजिट करना होगा वाइल फाइलिंग द नॉमिनेशन। उस वक्त ही हैज़ टू डिपॉजिट 15,000 ऑफ अमाउंट। राइट डाउन। कहाँ पे लिखा हुआ है ये सब लिखा हुआ है प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 के प्रोविजंस में। सो द कैंडिडेट हैज़ टू डिपॉजिट सिक्योरिटी अमाउंट कितना रुपीज़ 15,000 which shall be forfeited अगर if candidate doesn't secure 1/6 of the votes, दैट इज अगर कोटा का 1/6 वोट्स भी वो नहीं अचीव कर पाया, देन दिस अमाउंट विल बी फॉरफिटेड टू रिटर्न द कैंडिडेट। एंड इफ दिस उसने ये चीज़ें अचीव कर ली 1/6 ऑफ द वोट्स, देन दिस अमाउंट विल बी रिफंडेड। दिस आर दी फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये दो सब पॉइंट्स थे। नाउ मूविंग अहेड टू द सेकंड पॉइंट, इलेक्शन डिस्प्यूट। इलेक्शन डिस्प्यूट भी इसी एक्ट के अंडर मेंशन है। इलेक्शन डिस्प्यूट apart from the above mentioned conditions, an election dispute can be raised by the candidate or 20 or more than 20 electors. अगर कोई election dispute होती भी है तो it can be raised by the candidate himself or 20 or more than 20 electors. So at least 20 electors चाहिए अगर कोई भी election dispute होती है। अगर उनको कोई issue है, कोई dispute हुई है, तो there should be 20 MLAs and MPs to raise that issue. So you can write it down apart from the above discussion mentioned, an election dispute can be raised by the candidate or so moving ahead you can write कुछ सब पॉइंट्स मैं दे देता हूँ आपको तो इलेक्शंस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग mention some points. Supreme Court shall decide on the election dispute. Who will decide on the election dispute? Supreme Court. Write it down. Supreme Court shall decide on the election dispute. And if the election is declared void by the Supreme Court, अगर चुनाव को रद्द या कैंसिल कर देता है सुप्रीम कोर्ट, then the action taken by the president shall not be invalidated. मान लो कोई कैंडिडेट इलेक्शन जीत गया, वो प्रेसिडेंट बन गया, उसने उस दौरान कुछ एक्शंस लिए, देन एक डिस्प्यूट रेज हुई, सुप्रीम कोर्ट का उस पर फैसला आया और उन्होंने चुनाव को कैंसिल करके दोबारा कराने के लिए आदेश किया, तो उस वक्त तक जो भी एक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ प्रेसिडेंट वो पर्सन लेगा वो इनवैलिडेटेड नहीं होंगे। राइट इट डाउन द सेकंड पॉइंट, if the election is declared void by the Supreme Court, then the action taken by the President shall not be invalidated. And the third point,
there shall be no effect of any vacancy there shall be no effect of any vacancy in the electoral college. Electoral college means electors on the election of the president. There shall be no effect of any vacancy in electoral college on election of president. तो क्या मतलब है कि मान लो इफ एनी MP MLA डाइड और रिज़ाइन और डिस्क्वालीफाइड एक्सेट्रा किसी भी रीज़न से मतलब वैकेंसी क्रिएट होगी उनके जगह पर, और इवन इफ एंटायर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट और यूटी डज नॉट एग्जिस्ट, इवन देन ऑल्सो इलेक्शन फॉर द प्रेजिडेंट शैल हैपन. मान लो इतने सारे MPs हैं, कोई मतलब मृत्यु हो गई किसी की, किसी ने रिज़ाइन कर दिया, कोई डिस्क्वालीफाई कर चला गया, या खाली कोई MP एंड MLA ही नहीं, मान लो पूरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मान लो पूरी यूपी विधानसभा ही एग्जिस्ट नहीं करती है फ़िलहाल टाइम पे, तब भी इलेक्शंस होकर रहेंगे प्रेसिडेंट के, उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा. सो एंड आर्टिकल 71 इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू वाइस प्रेसिडेंट. दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल ऑन प्रेसिडेंट but this is also applicable on vice president. Who conducts the election? The election is conducted by election commission. Election commission will conduct, and on behalf of election commission the returning officer is the secretary general of the Lok Sabha or Rajya Sabha. Mention these things in your notes. The election is conducted by election commission, and on the behalf of the election commission the returning officer is the secretary general of the Lok Sabha or Rajya Sabha. As a convention, either of the two on rotation basis act as a returning officer. मतलब एज अ कन्वेंशन ही ये कहीं पर रूल्स में मेंशन नहीं है, लेकिन एक बार फ्रॉम द राज्यसभा, देन रिटर्निंग ऑफिसर विल बी फ्रॉम द राज्यसभा, देन अदर टाइम विल बी फ्रॉम द लोकसभा. ओके. And the highest person in the Lok Sabha secretariat is Secretary General, and Secretary General is basically he's a bureaucrat or civil servant, and Secretary General is equivalent to the rank of Cabinet Secretary. ठीक है, ये सब मेंशन कर लेना अपने नोट्स में. देन एक क्वेश्चन आता है वाई इनडायरेक्ट इलेक्शंस में, मैंने पहले भी बोला था कि वाई इनडायरेक्ट इलेक्शंस, इसके लिए नाउ वी विल राइट डाउन सम नोट्स कि इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों होते प्रेसिडेंट के लिए. इट इज़ contradictory to have a direct election elected president in a parliamentary form of government as he is only nominal head. कि भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के अंदर तो जहाँ पे इज़ जस्ट नॉमिनल हेड, प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड है. रियल हेड हम किसको कह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर को, जिसके पास सारी पावर लाई करती है. तो इजंट इट कॉन्ट्राडिक्टरी कि जो इंसान न सिर्फ नॉमिनल हेड है उसके लिए आप सेम लेवल के इलेक्शंस जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए होता है जहाँ जिसको जनता चुन के भेजती है, आप प्रेसिडेंट के लिए भी कराओगे, वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा. इसलिए ये प्रेफर नहीं किया जाता पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि प्रेसिडेंट को भी जनता चुन के भेजे, बिकॉज ही इज़ ओनली अ नॉमिनल हेड. ठीक है, ही इज़ जस्ट अ नॉमिनल हेड. नंबर 1. नंबर 2, ड्रेन ऑफ रिसोर्सेस. डायरेक्ट इलेक्शन वुड लीड टू ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज. बहुत सारा समय लगेगा, पैसा लगेगा, ह्यूमन रिसोर्स लगेगा, क्योंकि जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में टाइम भी लगता है, बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होती है इतने लार्ज स्केल पे इलेक्शन कराने के लिए पूरे इंडिया में. सो दिस विल बी बेसिकली ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज. द थर्ड पॉइंट इज it will become parallel center of power. Will become parallel center of power. कैसे? A directly elected president could have emerged as a parallel center of power and thereby competed for power with the prime minister. भाई अगर हम कह रहे हैं कि ये ही इज़ जस्ट अ प्रेसिडेंट, एक ऐसी पोस्ट है जिसको हम नॉमिनल हेड कह रहे हैं, ही इज़ जस्ट नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री एंड प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल हेड. अगर आप दोनों के लिए चुनाव कराओगे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी और प्रेसिडेंट के लिए भी,
प्राइम मिनिस्टर को भारत की जनता चुन के भेज रही है। इनका भी अगर आप इंडियंस बनाओगे तो दोनों में दे विल बी टसल फॉर द पावर, क्योंकि दोनों को अगर जनता चुन के भेजेगी दे विल बी टसल आपस में फॉर द पावर। सो विद दिस आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, एंड कल वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर सीरीज of qualification of the president. Article 58 we will open up. What are the qualification needed for the post of the president? उसमें वो सब explain करेंगे. Then we will finish up with it. Okay, thank you.